क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड्स में हमने काफी कुछ देखा, सीखा। हमने पिछली क्लास में हमने देखा कि एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या बतलाया था। हमने देखा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, इन घटनाओं को समझा हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से स्पीसीज या प्रजातियों का उदय हुआ है, ब्रांचिंग डिसेंट क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। फिर हमने देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे रोल प्ले करता है, इस पर बात किया था हमने, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने इंडस्ट्रियल मेलेलिस के ऊपर बात किया था, हमने बिस्टन बिटुलर के बारे में भी देखा था, हमने एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में भी देखा था, हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या शो करते हैं, प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एक ही जगह पर जो पाए जाते हैं वो किस प्रकार का जो है वो इवोल्यूशन शो करते हैं। याद है या भूल गए? कि याद रखा करो बेटा कि हर एक चीज जो बताई जा रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए, तो कहानी में हम आज आगे बढ़ेंगे बेटा। तो देखिए, कहानी में आज हम फिर से जो है एक बार बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या कोई और प्रमाण भी हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन की जब हम बात करते हैं तो डार्विन की जो थ्योरी है वो कहती है कि जीवों का विकास जो है वो क्रमिक रूप से हुआ है, सीक्वेंशियल तरीके से हुआ है। तो जब हम उस क्रमिक विकास की बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ होगा, क्या रोल प्ले किया होगा इन्वायरमेंट ने। और हमने ये भी देखा कि देखिए, चूंकि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उससे भी हम देखते पाते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो लगातार रेजिस्टेंट किस्मों की ओर इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। यानी कीटनाशक अधिक छिड़कोगे तो ऐसे कीट आने लगेंगे, बनने लगेंगे जिन पर उनका उस केमिकल का असर ना होता हो, ठीक है ना। ऐसे ही हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था बेटा के। चलिए, तो अब सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद फिर हम जो है चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। के फिगर 7.5 एनसीईआरटी का फिगर है। बताइए, इसमें आप देख रहे हैं कि आपको चोंच के आपको दिखाई पड़ डार्विन की जो फ्रिंजेस हैं वो गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन ने जिन फ्रिंजेस का अध्ययन किया था उनके चोंच के आकार अलग अलग थे, क्या, ठीक है। नंबर 1 आपको बताना है साइंटिफिक नेम डार्विन्स फ्रिंजेस, ठीक है। डार्विन्स की जो फ्रिंजेस हैं, ठीक है, उनका आपको जो है वो साइंटिफिक नेम, केवल जीनस बताइए क्योंकि इसकी स्पीसीज अलग अलग थी के। तो आपको बताना है कि डार्विन की जो फ्रिंजेस थे उसके जीनस का नाम क्या था या ग्रुप का नाम क्या था उसको, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक नेम आपको बतलाना है। डार्विन्स फ्रिंजेस का आपको साइंटिफिक नेम बतलाना है आपको, के आपको बतलाना है इट इज द एग्जांपल, यानी किस घटना को रिप्रेजेंट करता है। यानी डार्विन की फ्रिंजेस जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती हैं या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती हैं। आपको बड़ा ध्यान से सोच के बतलाना है कि डार्विन की फ्रिंजेस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, आपको बतलाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन। के एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको बतलाना है कि एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है बतलाना है। तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, डार्विन की फ्रिंजेस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको सिर्फ जीनस का नाम बतलाना है। कि आपको बतलाना है कि जो डार्विन की फ्रिंजेस हैं वो किस तरह का इवोल्यूशन का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है इसको डिफाइन करना है आपको। क्लियर? फिर पिछली क्लास में हमने मार्सुपियल रेडिएशन की बात की थी, जो क्या कहता है कि एक ही जगह पर एक ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग जीव अपने आप को डेवलप करते हैं और उनके अंदर हमको कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। तो हमने क्या कहा था, ये भी एडॉप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है और एडॉप्टिव रेडिएशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर मैंने कहा था जब कभी दो, अब ध्यान से बात सुनिए, क्वेश्चन है आपके लिए, जब कहीं पर
किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक साथ चल रहे होते हैं, दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक साथ हो रहे होते हैं, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है? ठीक है, जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक साथ घट रहे होते हैं, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, आपको बतलाना है। ठीक है ना? हालांकि इमेज में आपको हिंट मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए फिर जहां हमने बात खत्म की थी, हमने आपसे कहा था कि डार्विन के जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, डार्विन का जो जैव विकास का सिद्धांत है, उसके दो की कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं भूलना बेटा के, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है कि व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन की इवोल्यूशन की अवधारणा के जो की कंपोनेंट है, की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम पहले थोड़ा समझते हैं और फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के अब हम बात करते हैं क्या मतलब है, जो है वो जैव विकास से क्या मतलब है, प्राकृतिक चयन से क्या मतलब है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड में गए तो उन्होंने पाया कि उस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड जो है दक्षिणी अमेरिका के पास में था, मैंने बताया आपको इक्वेडर कंट्री के पास में प्रेजेंट था, एक आर्चिपेलागो आइलैंड्स का समूह है वहां पे। तो वहां पे अलग अलग आइलैंड प्रेजेंट है, मतलब एक ही गैलापागोस आइलैंड्स इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड के आइलैंड का समूह है। वहां पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई सारे आइलैंड्स प्रेजेंट थे और उन आइलैंड्स में जो चिड़ियाएं मिलती थी वो इक्वेडर की चिड़ियाओं से अलग थी, इनके चोंच के शेप अलग अलग होते। वो डिपेंड कर रहा था कि जो जिस आइलैंड पर कैक्टस लगे थे तो कैक्टस खाने वाली चोंच थी चिड़ियाओं की, जिस आइलैंड पर सीड अवेलेबल थे तो सीड वाली चोंच थी, जिस आइलैंड पर फल अवेलेबल थे फ्रूट के अकॉर्डिंग चोंच थी। तो मतलब ये है कि इनके चोंच का आकार जो है वो आइलैंड पर किस तरह का फूड अवेलेबल है, किस तरह का हैबिटेट वहां पर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड था। तो वो डार्विन का कहना था कि एक्चुअली जो मूल फिंजेस थी वो सीड ईटर थी, ठीक है, बीज खाने वाली थी, जो हमको इक्वेडोर के आसपास मिलती है। लेकिन जब ये फिंजेस वहां से इन आइलैंड्स पर आकर बसी तो इन फिंजेस में कृमिक परिवर्तन होते गए और इनकी चोंच के आकार बदलते चले गए। डिपेंड होता रहा कि मतलब ये ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ पक्षी जो जिनकी चोंच उसके उस पर्टिकुलर फूड के अकॉर्डिंग थी, जो वहां फूड अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग थी, उनका चयन होता चला गया। ठीक है, और वो वैसी प्रजातियां हमको वहां पर दिखने लगी। ठीक है, अब देखिए दरअसल क्या होता है बेटा कि यदि हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका होती है एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा लक्षण, एक ऐसा कैरेक्टर जो एक एडवांटेज दे, विच प्रोवाइड एन एडवांटेज, ठीक है, हेल्प्स इन सर्वाइवल, ठीक है, उसका चयन होगा। मेरी बात बड़े ध्यान सुनिए के, जब भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमेशा नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत एडवांस कैरेक्टर होगा। मैंने कहा ना कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का पेट निकला होता, थोड़ा थोड़ा मिडिल एज में सबका थोड़ा थोड़ा पेट निकला होता, क्योंकि हमारे जीन्स वैसे हैं, हमारे जीन वैसे हैं। ये मैंने आपको बताया कि हम लोग डायबिटीज में रिसर्च करते हैं तो हम इस तरह की चीजों पर अध्ययन करते हैं कि चलो इस बात को भी छोड़ते हैं, हम दूसरी बात करते हैं। मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो चैलेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में, जो चुनौतीपूर्वक परिस्थितियों में ढाल बनकर सामने आए कि नहीं ये कैरेक्टर है इसलिए इन चीजों का असर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस जीव का प्राण बच जाएगा, लाइफ बच जाएगी तो अपने जैसे और जीव को रिप्रोड्यूस करेगा और कुछ समय के बाद वही ऑर्गेनिज्म अधिक संख्या में दिखाई देने लगेगा। हमने बोला प्राकृतिक चयन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। दरअसल पूरा मुद्दा यह था कि देयर इज ए कैरेक्टर, डीएनए के अंदर परिवर्तन था, उससे एक वेरिएबल कैरेक्टर था और वो कैरेक्टर जो था वो सर्वाइवल में हेल्प कर रहा था, इसलिए वो जीव बच गया तो अपने जैसी जनसंख्या को तैयार कर लिया उसने। देखिए आप इस इमेज को देख के काफी कुछ अंदाजा। अब देखिए एक
जो है वो एक जो है गिरगिट की बात करें हम के एक रेप्टाइल की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसको जो है वो कीड़ा खाना है, इंसेक्ट खाना है। अब एक लीफ पर आप देख रहे हो 4 इंसेक्ट बैठे हुए हैं, उसमें से ये किसको पहचान पा रहा है, ये उस इंसेक्ट को पहचान पा रहा है जिसका कलर अलग है, जो अलग से दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो कैमोफ्लेज किए हुए हैं, जो ग्रीन लीफ पर ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, उन इंसेक्ट को पहचानना मुश्किल है। मतलब इनके जो कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर इनके लिए ढाल बन गए, एक एडवांटेज बन गए, और ये इसके पास कोई एडवांटेज नहीं है, इसलिए इसको पकड़ के खा लिया। धीमे धीमे इस जीव की संख्या कम होने लगेगी। और यही बात की थी हमने इंडस्ट्रियल मेलेनियंस के ऊपर। हमने जब औद्योगिक कृष्णता को पढ़ा था, इंडस्ट्रियल मेलेनियंस को पढ़ा था, तब भी हमने यही बात कही थी। ठीक है बेटा, ठीक। तो कहने का मतलब ये, अब देखिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में रोल प्ले कर रही है वो है वेरिएशन। यदि सबके कैरेक्टर एक समान होंगे तो कोई एडवांटेज ही नहीं मिलेगा किसी को, इसलिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विभिन्नता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या कहा कि जेनेटिक वेरिएशन होता है कि अब देखिए यहां पे तितली का एग्जांपल लिया है, 2 बटरफ्लाई है, एक येलो है एक ब्राउन है, ठीक है ना। इनमें जेनेटिक वेरिएशन है, इसलिए इनकी दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग। और जेनेटिक वेरिएशन ऐसे, और ध्यान से बात सुनिए कि इवोल्यूशन में वो जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं विच आर हेरिटेबल, ठीक है। जो हेरिटेबल होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट। के जो वंशागत हो सकते हैं, जो हेरिटेबल होते हैं, वो वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो आप देखो येलो बटरफ्लाई है, ब्राउन बटरफ्लाई है, ठीक है। अब दोनों बटरफ्लाई के बीच में आपस में सेम टाइप ऑफ फूड के लिए, हैबिटेट के लिए कंपटीशन होगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों बड़ी संख्या में अपने अपने जैसे जीवों को रिप्रोड्यूस करेंगे। आप देख रहे हो पेड़ की एक छाल पे, पेड़ के ऊपर जो है वो दोनों बटरफ्लाई के आपको जो है वो प्यूपा दिखाई पड़ रहे हैं, आपको जो है उनकी इल्लियां जो होते हैं ना, जो मॉथ फॉर्म में जो होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं प्यूपा फॉर्म में, वर्म के फॉर्म में आपको ये दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहे हैं आपको के। आप देखो ये येलो वाली बटरफ्लाई के मॉथ दिखाई पड़ रहे हैं आपको के, ये आपको ये आप जो है ब्राउन वाली बटरफ्लाई के प्यूपा या जो है वो वॉर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। दोनों ने ओवर प्रोडक्शन किया। अब सबसे बड़ी बात ये तीसरे नंबर पर आता है कि एडॉप्टेशन, कि अब देखिए आप कि जो ट्री का हिस्सा था वहां पर वो ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का था, और जिस तितली का रंग ब्राउन था वो कैमोफ्लेज कर पा रही थी। कैमोफ्लेज का मतलब है अपने बैकग्राउंड से सिमिलरिटी को का होना, जिसके चलते अलग से डिफरेंट करने में शिकारी को दिक्कत होती है, शिकारी आसानी से पहचान नहीं पाता उसको, ठीक है। आप देखिए ब्राउन वाली जो तितली थी, जो ब्राउन वाला जो बटरफ्लाई है, उस बटरफ्लाई के साथ क्या हुआ, उस बटरफ्लाई को जो है वो आसानी से चिड़ियाएं पहचान नहीं पाई, तो कम खाया उसको उन्होंने। लेकिन येलो वाला अलग चमक रहा है, अलग दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए चिड़ियाएं पकड़ के खा गई उसको। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सिलेक्शन की बात करें तो हमने क्या पाया, हमने कहा अरे इस बटरफ्लाई की पॉपुलेशन में ब्राउन बटरफ्लाई अधिक संख्या में होती हैं, येलो वाली कम संख्या में होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ब्राउन वाली बटरफ्लाई को एडवांटेज मिला, चूंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन था, उस वेरिएशन के चलते जो है उनको एक एडवांटेज मिला, सर्वाइवल में हेल्प मिली, उनको जीवित रहने में उनको हेल्प मिली, इसीलिए उनकी संख्या अधिक दिखाई पड़ रही है। इसलिए हमने बोल दिया कि उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। मतलब वेरिएशन, कैरेक्टर, हेल्प इन सर्वाइवल, मोर रिप्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, यही तो है और क्या है, यही तो है सब कुछ, ठीक है ना। देखिए अब बैक्टीरियल पॉपुलेशन की बात करें हम तो हमने क्या देखा था, हमने यहां पर इस पर भी बात किया हुआ है। हमने देखा नॉर्मल बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं हमें ब्लू कलर में, हमने एक जो है वो ऑरेंज कलर में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को शो किया। हमने जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो मर गए, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव किया, और धीमे धीमे एक समय के बाद एंटीबायोटिक के एक्सपोजर के चलते पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई। क्या हुआ, ये इसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ ये। लेकिन अब मजे की बात ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है, दिमाग में बात आती है, कई लोगों को दिमाग में बात आती है, क्या जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसी फैक्टर के चलते होता है, कैसे? तो हम उस पर बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अभी इतना समझ लो कि जब हम बोलते हैं कि जो जीव अधिक सर्वाइव किया, उसने अधिक रिप्रोड्यूस किया, उसका फिटनेस लेवल हायर साइड होता है। मैंने कहा था कि डार्विन के अकॉर्डिंग
मैंने कहा था डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब है कि कोई जीव कितना अधिक रिप्रोडक्शन कर सकता है और उसकी कितनी अधिक संतानें जीवित रह सकती हैं, और जो पॉपुलेशन में अधिक संख्या में कंट्रीब्यूट करेगा उसे हम मोर फिट बोलेंगे। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में फिटनेस का मतलब जो है डोले शोले बनाना, बॉडी बनाना नहीं है। उसका मतलब है सक्सेसफुल इन रिप्रोडक्शन, मोर रेट ऑफ सर्वाइवल, अधिक जीवित रहने की दर, सफलतापूर्वक रिप्रोडक्शन करना, अपने से अधिक प्रोजनी को छोड़कर जाना, वो फिटनेस कहलाता है। क्या लिखा देखिए, यदि कोई फिटनेस का को डिफाइन करने को बोलता है, ऑर्गेनिज्म हु बेटर सर्वाइव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर कंसिडर्ड मोर फिट देन अदर्स हु डू नॉट। ऐसे जीव जो बेहतर प्रकार से जीवित रह पाते हैं, अपने अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न कर जाते हैं, उन्हें हम अधिक फिट बोलते हैं उनकी तुलना में जो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है जिसको हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, उसको हम रिपीट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू एवॉल्व। अब ये बात बड़े पते की इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था चाहे तितली वाला एग्जांपल लें हम, चाहे बटरफ्लाई का एग्जांपल लें हम, कोई एग्जांपल लें, चाहे हम मॉथ का एग्जांपल लें, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म का एग्जांपल लें, कैरेक्टर शुरू से प्रेजेंट थे, जीन्स के लेवल पर वेरिएशन शुरू से प्रेजेंट थे। एडवांटेज कब मिला? जब संकट सामने आया। एडवांटेज कब मिला? जब संकट सामने आया। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, 10 बच्चों का ग्रुप था। ठीक है, 10 बच्चों की कद काठी एक समान थी, देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों में थोड़ा चलने में प्रॉब्लम था, जिनको चलने में दिक्कत था। दे वॉक स्लोली, कुछ पैर में लेग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक बच्चा ऐसा था, 2 बच्चे ऐसे थे जो तेज दौड़ना, रोज सुबह उठ के वो तेज दौड़ा करते थे, उनको दौड़ने में की हॉबी थी उनको, उनके वो रनर थे बेसिकली, होता है जिसको बोलते हैं हम एथलेटिक पर्सन थे वो। ठीक है ना। बाकी लोग नॉर्मल थे, बाकी सब नॉर्मल थे। 1-2 बच्चे ऐसे थे जो कुछ स्लो चल पाते थे, बाकी नॉर्मल थे, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे थे जो तेज एथलेटिक थे वो। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि कोई वो पूरा ग्रुप जो है कहीं से निकल रहा होगा, जा रहा होगा, वो अचानक से जो है वो एक जंगली जानवर सामने आता है और वो हमला करने के लिए पीछे दौड़ता है पूरे ग्रुप के। तो अब क्या होगा, उस ग्रुप में सबसे तेज जो बच्चे दौड़ जाएंगे। देखो पहले 10 बच्चे सेम इंटेलिजेंट थे, पढ़ने लिखने में भी समान थे, कोई बड़ा फर्क नहीं था। जब तक संकट सामने नहीं आया तब तक वो सब एक समान थे, लेकिन जैसे संकट सामने आया तो जो स्लो चल पा रहे थे उनको दौड़ने में दिक्कत हुआ। नॉर्मल वाले सामान्य दर से दौड़े और तेज दौड़ने वाले दौड़ के गांव में निकल गए बाहर। वो गांव जाके बता दिया कि भैया टाइगर ने हमला किया है, डंडा लेके चलो सब लोग बचाने के लिए। ऐसे ही होगा, एडवांटेज मिला उनको, यहां पर मिला। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, कई बार हाँ जो है एडवांटेज कब मिलता है, जब वैसी परिस्थिति बनती है तब एडवांटेज मिलता है यहां पे। ठीक है, जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तब वहां पर एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज जैसे एक बार की बात है कि मेरे स्टाफ में जो है 8-10 लोग काम किया करते थे। ठीक है, भोपाल की बात है, पुरानी बात है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 8-10 लोगों ने सोचा एक बार कि चलो एक भोपाल के पास में एक डैम है, कोई वहां पे हलाली डैम है, कोई डैम है, तो डैम पे चलते हैं, एक पिकनिक मनाएंगे। ठीक है, तो सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ, डैम पर जो है वो पिकनिक के लिए पहुंचा, है ना। अब मेरी जो कार थी उस कार में जो है वो, अब जो 10 लोगों का स्टाफ था वो सारे लोग टाइपिस्ट थे और अलग अलग कोई रिसेप्शनिस्ट था, अलग से सब काम वो संभाला करते थे। एक आध दोस्त में जो है एक नर्स थी, उसमें एक जो है वो अब जो है बाकी दूसरे जो छोटे मोटे काम करने वाले असिस्टेंट है वो था। ठीक है, मेरी जो कार थी वो कार जो है वो उसको लेके हम लोग डैम तरफ कहीं गए वहां पे, और बाकी लोग जो है वो बाइक माइक इन सब से अपने हम पहुंच चुके थे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, सुनिए बात करके, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एडवांटेज कैसे मिलता है कोई छिपी हुई इंफॉर्मेशन का। अब जब वहां पहुंचे डैम में तो अचानक से क्या हुआ कि मेरी उस समय मेरे पास में फोर्ड आइकॉन कार हुआ करती थी, वो कार बंद पड़ गई। जब लूटने लगे पिकनिक में मना के कार बंद पड़ गई। अब समझ में ना आए कोई कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही हो,
तो उतने में से जो है वो मैंने कोशिश किया कई बार कि भाई प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें। अब चूंकि डैम का एरिया था तो वहां तक जो है किसी की हेल्प मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो 10 लोगों में से जो है एक आदमी एक उनमें से सामने आया, उसने बोला सर मैं आपकी हेल्प करूं क्या? मैंने कहा तुम जानते हो कार के बारे में? उसने कहा सर मैं पहले मैकेनिक था और मेरे फादर मैकेनिक थे, तो मैं बहुत सारा काम जानता हूं कार का, आप गाड़ी से उतरो, मैं ठीक करता हूं। उसने जो है आया और उसने आके बकायदा जो है वो अपना देखा, स्टार्ट करके बोनट वोनट खोला और उसने मेरी कार को फिक्स कर दिया और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब उन 10 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो उस समय निकल के सामने आया, और मान लो उस समय हमको कार से कहीं जाना होता, भागना होता, तो वो आदमी जो है सबसे एक्सपर्ट था जिसको उस गाड़ी को फिक्स करना आता था। बाकी लोगों को कुछ नहीं आता था। जब तक वो पार्टी चल रही थी, पिकनिक चल रहा था, मैं जानता ही नहीं था कि इनमें से कौन आदमी ऐसा है जो कार का एक्सपर्ट है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति सामने आई, एक इंटेलिजेंट आदमी निकला, उसने कहा सर मेरे को इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, आई डिफर फ्रॉम ऑल दिस, इनको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला या नहीं मिला? भाई ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि इसका इवोल्यूशन से संबंध नहीं, इसका संबंध केवल इस बात से कि सूचनाएं छिपी होती हैं। मतलब 10 के 10 लोगों में वह किसमें क्या, अब हो सकता है उनमें से कोई एक आदमी में खूबी हो कि पतंग बहुत ऊपर उड़ाता हो, अपने को नहीं मालूम। उनमें से एक आदमी में खूबी हो कि बहुत बढ़िया किशोर कुमार के समान गाता हो, पर बाकी नो के बारे में नहीं मालूम अपने को। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब तक परिस्थितियां वैसी नहीं आती है, हमको टैलेंट के बारे में पता नहीं चलता है, हमको योग्यता के बारे में पता नहीं चल पाता है। बस यही नियम है कि एक जीवों का समूह है, बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप था, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन संकट आया एंटीबायोटिक का, अरे ये क्या, टक 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 टक, ये मरने लगा, वो मरने लगा, वो मरने लगा, वो मरने लगा। अब मैं बच गया, कैसे बच गया मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं बच गया। क्यों बच गया? मैं ऐसा बैक्टीरिया जो बच गया। क्यों बच गया मैं? क्योंकि मेरे पर ये एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा। टिंग टिंग टिंग, नहीं कोई असर नहीं होगा मेरे पर, नहीं असर हो रहा। कुछ तो है बॉस हमारे अंदर, कोई तो बात है, कोई तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कोई तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। बस बात खत्म। लेकिन पहले तो पता ही नहीं था, पहले मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। पहले तो तुम भी मेरे जैसे, मैं भी सब एक जैसे के, सब नॉर्मल व्यक्ति थे कि नॉर्मल का। लेकिन एक दिन दिक्कत आया तो मालूम चला कि मुझ में कुछ खास है। फिर ऐसे बैक्टीरिया की अपनी कॉलोनी बनती चली गई, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब यह है कि परिस्थितियां जब बदलती हैं तब हमको छिपे हुए वेरिएशन के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन सा वेरिएशन इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसका मतलब जो भी जीव सिलेक्ट होते हैं, इवॉल्व करते हैं, उनके अंदर विभिन्नताएं होती हैं और इन विभिन्नताओं का, इन वेरिएशन का जेनेटिक बेसिस, अनुवांशिक आधार होता है। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment। क्या मतलब? ऐसा खतरनाक इन्वायरमेंट होगा तो कुछ जीव बच जाते हैं और उनके अंदर जो है अडॉप्ट करने की क्षमता होती है, और ये क्षमता इनहेरिट हो सकती है, अगली पीढ़ी में जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इसका जेनेटिक बेसिस है और ये जीव जो है वो अधिक फिटनेस लेवल को शो करते हैं। दे आर गोइंग टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके ऊपर एक प्रयोग किया गया। यह प्रयोग आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया पीएमटी में 5-6 बार पूछा गया है, आंसर पूछा गया है। तो वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के ईस्थर एंड जोशुआ लेडरवर्क का एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के लिए इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनीज का इस्तेमाल किया। इन्होंने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो किया वो क्या, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने के। ठीक है, अब ये रेप्लिका प्लेटिंग क्या होती है? रेप्लिका प्लेटिंग का मतलब क्या होता है? रेप्लिका प्लेटिंग का मतलब होता है जैसे हम जो है वो स्टाम्प का इस्तेमाल करते हैं ना, कि हम जो है वो स्टाम्प करते हैं कि, ठीक है, देखा ना आपने कि स्टाम्प, हम जो है वो स्टाम्प यूज करते हैं।
जो होता है ना सील लगाने वाला करके, तो सील पे कुछ लिखा होता है, हम उसको कहीं पे लगाते हैं तो वैसी का वैसा छप जाता है ना, ठीक है। तो रेप्लिका प्लेटिंग का मतलब क्या है, देखो समझते हैं। पहले थोड़ा लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं इस पर। देखो बेटा क्या होता है कि 1952 में 1952 में ईस्थर एंड जोशुआ लेडरबर्ग ने जो है वो एक प्रयोग किया, ठीक है, जिससे कि उन्होंने ये पता लगाया कि कई सारे म्यूटेशंस रैंडम होते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। ये वेरिएशंस या वेरिएंट जो है नॉर्मल पॉपुलेशन में हमेशा पाए जाते हैं कि इन वेरिएंट का को फायदा केवल तभी मिलता है जब परिस्थितियां बदलती हैं, तभी इसका फायदा मिलता है, ठीक है। जब परिस्थितियां बदलती तभी इसका फायदा मिलता है, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में जो है क्या हुआ, उस पॉपुलेशन में जो है वो कई सारे जीव प्रेजेंट थे, उनके अंदर कई तरह के जेनेटिक वेरिएशन रहे होंगे, लेकिन जब तक परिस्थितियां नहीं बदली तब तक किसी को कोई उसका एडवांटेज। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. नहीं मिला, जब परिस्थितियां बदली तो एडवांटेज सामने आया, तो मालूम चला कि अच्छा ये कैरेक्टर हमारे पास था, इससे ये फायदा हुआ, ठीक है ना। जैसे देखिए, है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की हमने बात की थी, हमने कहा था कि सारे बैक्टीरिया एक साथ कॉलोनी इंपोर्टेंट है, किसी को नहीं मालूम था कि किसी बैक्टीरिया के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, लेकिन जब एंटीबायोटिक सामने आया तो कुछ बैक्टीरिया बच गए, बाकी खत्म हो गए। जो बच गए मतलब उनके पास कैरेक्टर, उनके पास जो वेरिएशन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, वो कब काम आया, जब सामने एंटीबायोटिक आया तो वो काम आया, अदरवाइज किसी काम का नहीं था वो, ठीक है। अब रेप्लिका प्लेटिंग क्या होता है, देखो बेटा सिंपल से, एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, देख लो आप, एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, उस कॉलोनी पे क्या किया हमने, हमने जो है वो सील के समान एक सील के समान, स्टाम्प के समान हमने जो है वो वेलवेट से बंधा हुआ हमने एक स्टाम्प के समान स्ट्रक्चर लिया हमने, क्या दिखाई पड़ रहा है, हैंडल लिया हमने, सामने गोल था, उसके ऊपर एक वेलवेट लगा हुआ था, और हमने इस कॉलोनी पे टच किया हमने, तो जो कॉलोनी के अंदर जहां बैक्टीरियल कॉलोनी थे वहां के बैक्टीरिया उस जगह पर चिपक गए, अटैच हो गए वो, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, इसको एक नॉर्मल कल्चर प्लेट वाला जो मीडियम था उसमें हमने इस स्टाम्प को दोबारा टच कर दिया, तो क्या हुआ, देखो ये एक हैंडल है, ठीक है, वेलवेट सरफेस है, इसको हमने टच किया, किस पे, कॉलोनी पे टच किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉलोनी के पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी के जो बैक्टीरिया थे वो चिपक गए, कहां चिपक गए, वो इस प्लेट पर चिपक गए, और इस प्लेट को ले आके हमने फिर क्या किया, रेप्लिका प्लेट है, दूसरी जो प्लेट है इसमें मीडियम भरा, उसमें हमने टच कर दिया, तो वैसी कॉलोनी यहां पर बन गई, ठीक है ना, क्लियर। देखो ध्यान से बेटा, देखो कहने समझने की कोशिश करो, मैं क्या बतला रहा हूं आपको, मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्या किया हमने जो है वो क्या लिया, हमने एक हैंडल लिया, इस हैंडल के ऊपर हमने क्या किया, इस हैंडल के ऊपर हमने जो है वो एक जो है वेलवेट पेपर को लगा लिया हमने, ये लग गया इसमें के, ये बन गया स्टाम्प, होता ना ऐसे होता है, स्टाम्प बन गया, ठीक है। इसको हमने एक उस प्लेट से टच किया हमने, जिस प्लेट पर बैक्टीरिया थे उस पर टच किया, तो बैक्टीरिया कॉलोनी जहां थी वो चिपक गई इसमें, फिर नॉर्मल मीडियम पे हमने इसको टच कर दिया तो बैक्टीरिया वहां पर ट्रांसफर हो गया, तो अब जैसी ये कॉलोनी थी उसका ही एक रेप्लिका, वैसी कॉलोनी का रेप्लिका कहां बन गया, वैसे ही बन गया, दूसरी प्लेट बन गया। तो ऐसे हमने कई सारी प्लेट को तैयार किया, हमने रेप्लिका प्लेटिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेप्लिका। तो रेप्लिका प्लेटिंग में क्या किया आपने एक मूल बैक्टीरियल कॉलोनी, एक ओरिजिनल बैक्टीरियल कॉलोनी के कई सारे रेप्लिका, कई सारी वैसी सेम टाइप ऑफ कॉलोनी को आपने तैयार कर दिया, ठीक है, क्लियर, समझिए। हियर इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट के। ऑल यू रियली नीड टू नो इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज दैट बैक्टीरिया ग्रोज इनटू आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑन प्लेट, के बैक्टीरिया को हमने अलग अलग कॉलोनीज के रूप में जो है कल्चर प्लेट में हम ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड यू कैन रिप्रोड्यूस द कॉलोनीज फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेट
to new plate by stamping the original plate with a cloth and then stamping empty plate with the same cloth. मैंने कहा ना आपसे, एक प्लेट में ये वेक्टर कॉलोनी प्रेजेंट है, ठीक है। आपने स्टाम्प किया इसको, आपने एक कपड़े कप लिया, आपने इसको इससे जो है वो स्टाम्प कर लिया, इसमें ये कॉलोनी यहाँ चिपक गया, इस वेक्टर यहाँ चिपक गया। फिर दूसरी आपने एक एम्प्टी प्लेट को लिया, इस पर इसको टच कर दिया, आपने टच किया, अब इस पर ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया, इस पर ये बैक्टीरिया से ट्रांसफर हो गया। तो ये कॉलोनी ओरिजिनल कॉलोनी है, ये ओरिजिनल कॉलोनी है, ये इसकी कॉपी कॉलोनी है इसकी, है ना। इसे रेप्लिका बोलेंगे हम। ऐसे कई कॉलोनी को हम तैयार आसानी से कर सकते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं स्टाम्पिंग बोलते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग या स्टाम्पिंग कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फ्रॉम ईच कॉलोनी आर पिक्ड अप ऑन द क्लॉथ and then deposited on the new plate by the cloth। ठीक है ना बेटा, एकदम क्लियर, ठीक है ना। यानी क्या किया हमने, कुछ नहीं किया हमने एक प्लेट में यहां बैक्टीरिया थे, वहां पे प्लेट कपड़े को टच किया हमने, टच करने के बाद बैक्टीरिया उस पर चिपक गया कपड़े पे, और एक जो है वो कल्चर प्लेट पर हमने उसको कपड़े को दोबारा टच कर दिया, बैक्टीरिया वहां ट्रांसफर हो गए। तो ये बैक्टीरिया एज इट इज रही कॉलोनी, कुछ बैक्टीरिया चिपक गए थे कपड़े में, वहां ट्रांसफर हो गए, वहां कॉलोनी बनेगी, इसी कॉलोनी के समान कॉलोनी बनेगी, ठीक है। देखिए ओरिजिनल प्लेट देख रहे हैं आप प्लेट क्या, फिर हमने क्या किया, स्टाम्पिंग प्लेट की बात की, हमने स्टाम्प किया प्लेट को हमने, ठीक है। फिर क्या किया हमने, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रेप्लिका प्लेट थी, यानी जो रेप्लिका प्लेट थी, जो रेप्लिकेट की गई प्लेट थी, एक ओरिजिनल प्लेट थी बेटा, उस प्लेट के सामने उन्होंने क्या किया, वैसी पैरेलल कई सारी दूसरी प्लेट तैयार की, उनमें उन्होंने एंटीबायोटिक को डाला। पाया उन्होंने कि जहां पर उन्होंने पाया कि जब उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया तो क्या पाया, उन्होंने पाया कि कई सारे बैक्टीरिया मर गए हैं कल्चर प्लेट में से, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जीवित बच गए, ठीक है। जैसे देख रहे हैं हम एक्स और वाई जीवित बच गए, और इन्होंने अपनी कॉलोनी तैयार कर ली। मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि वेरिएशन प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, ये शुरू से प्रेजेंट थे, वेरिएशन जो है वो शुरू से प्रेजेंट है। द वेरिएशंस प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो वेरिएशन थे वो शुरू से प्रेजेंट थे, ठीक है ना। और इसका फायदा कब मिला, जब हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिला, जब हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिला मतलब चुनौतीपूर्वक अवस्थाएं मिली तो उसका एडवांटेज मिला, तब वो वेरिएशन काम आया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले कोई चैलेंज सामने आया फिर कोई वेरिएशन बना, नहीं, ये मत सोचिए आप। ये सोचिए आप कि पॉपुलेशन के पास ऑलरेडी जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट थे, एक वेरिएशन को बढ़ावा मिला, बाकी खत्म हो गए। ये नहीं हुआ। कई लोगों के दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जब एडवर्स कंडीशन आएगी तो हम कैरेक्टर को इवॉल्व कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यह है कि पहले से कैरेक्टर प्रेजेंट थे, उनमें से किसी को बढ़ावा मिला, कोई सूट कर गया उस बदली हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन में, बाकी सूट नहीं कर पाए। पहले सारी कॉलोनी एक समान थी, किसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या नहीं कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक का सामना हुआ तो कुछ बैक्टीरिया बच गए, ठीक है। The hypothesis for the experiment is that antibiotic resistance strain of bacteria surviving an application of antibiotic had the resistance before their exposure to the antibiotic। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का फीचर बैक्टीरिया के पास पहले से ही प्रेजेंट था। ऐसा नहीं हुआ है कि जब नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर के, मतलब जब एंटीबायोटिक सामने आया तब वो कैरेक्टर नहीं बना, वो कैरेक्टर शुरू से प्रेजेंट था, इसीलिए वो बैक्टीरिया जीवित बच गए, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो समझा फंडा हमने कि रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो वेरिएशन होते हैं वे शुरू से प्रेजेंट होते हैं, जब तक उनका एडवांटेज नहीं मिल पाता है, जब तक कि टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में सामने ना आए। जब कोई ऐसी टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन सामने आएगी तो उनमें से कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो एडॉप्टेशन में हेल्प करते हैं, और जो एडॉप्टेशन में हेल्प करते हैं ऐसे जीव जीवित रह पाते हैं और उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इस वर्ड को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रांचिंग डिसेंट एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं हम, ठीक है। किस प्रकार के जीव जो है वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल से, जब हम बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं तो इसका मतलब हम इवोल्यूशन के सीक्वेंस की बात करते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम फ्रेम में जीवित जीव जो है वो अपने आप को इवॉल्व करते चले गए और उनसे कई सारे नए नए वेरिएंट बन गए।
ठीक है, सबका पूर्वज एक रहा है, सबका पूर्वज एक रहा है, धीमे धीमे उससे ब्रांचिंग होती चली गई। आप देखिए लैम्प्रे देख रहे हैं आप, है ना, हम जो है वो हम बात कर रहे हैं लैम्प्रे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके इनिशियल जो मछलियों के पूर्वगामी थे जो उनकी बात करें, साइक्लोस्टोमेटा की बात करें हमके, फिर हम फिशेस को देख रहे हैं यहाँ पे हमके, जॉ फिश को देख रहे हैं हम, ग्नेथोस्टोमेटा को देख रहे हैं यहाँ पे हम, फिर हम देख रहे हैं जो है वो एम्फीबिया को देख रहे हैं, रैप्टाइल्स को देख रहे हैं, मैमल्स को देख रहे हैं, मैमल्स में हम एप्स को देख रहे हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यानी इस पॉइंट पर मैमल का कॉमन एंसेस्टर एक रहा होगा, कुछ से भालू बने, कुछ से चिंपैंजी बने। इस पॉइंट पर जो एमनियोटिक वर्टिब्रेट थे जिनमें एमनियन प्रेजेंट थी, रैप्टाइल्स, मैमल्स, वो इवॉल्व किए। यहां पर टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया उसका कॉमन पॉइंट था। यहां पर जॉ वाले एनिमल उनका कॉमन पॉइंट था। यहां पर जो है वो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर थे के। कहने का मतलब ये कि एवरी टाइम जैसे जैसे आप इतिहास में आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बैकग्राउंड में जाते जाएंगे, जैसे आप पीछे की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि अच्छा ये भी हमारा पूर्वज है, अच्छा ये भी हमारा पूर्वज है। तो आप पाएंगे जैसे देखिए हमारा जॉ है, तो जो ग्नेथोस्टोमेटा है, जो मछलियां हैं भाई, ग्नेथोस्टोमेटा में क्या आता है, सुपर क्लास पिसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा आता है। पिसेस में क्या आता है, कॉन्ड्रीइक्थस एंड ऑस्ट्रिक्थस, बोनी फिशेस और कार्टिलेज फिशेस आती हैं। टेट्रापोडा में क्या आता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स आता है। इनमें है जबड़ा। जॉ है मतलब हम मछलियों के समान भी हैं, जॉ है मतलब हम एम्फीबिया के समान भी हैं, जॉ है मतलब रेप्टिलिया के समान भी है। तो जॉ का होना एक कॉमन कैरेक्टर है जो सब में दिखाई पड़ता है। लेकिन ऑर्थोपोडा में जॉ नहीं है, एनिलिडा में जॉ नहीं है, तो उनसे हम अलग हैं, ठीक है, वो हमारे कॉमन। लेकिन फिर बात आती है कि जब हम बात करते हैं बॉडी कैविटी सीलोम की बात करते हैं, तो जहां से सीलोम बनना शुरू हुई वहां से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई हमारा पूर्वज रहा है जहां से ब्रांचिंग होती चली गई है। भाई मैंने कहा ना आपसे, रेप्टिलिया के बाद ब्रांचिंग दो दिशाओं में गया, रेप्टाइल्स से दो दिशाओं में विकास हुआ। एक पक्षी बने, पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल बोलते हैं। हक्सले ने वर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा था, वर्ड्स बने, आर्क्योप्टेरिस उसका एविडेंस है, फॉसिल मिल रहा है उसका। और दूसरा मैमल्स बने, मतलब रेप्टिलिया से जैव विकास दो दिशाओं में चला, पक्षी वर्ड्स बने और मैमल्स बने, ब्रांचिंग डिसेंट। मैमल्स से फिर अलग अलग दिशाओं में प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया के, तो हम बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी ना किसी स्तर पर हमारा कोई ना कोई पूर्वज कॉमन होता है, ठीक है ना। ठीक, जितना डिस्टेंट का होगा तो उतना हमको बड़ा रेंज वहां पे देखने मिलेगा, ठीक है। देखिए तो मतलब ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। क्लियर। अब नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, है ना। अब इसमें भी इसके भी कई पैटर्न देखने मिलते हैं। क्या होता है बेटा कि हमने क्या कहा, हमने देखा कि मान लीजिए कि एक जगह, आप देखो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा आपसे कि हम एक हॉस्पिटल से, समझिए बात को, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हॉस्पिटल है, अभी भूल जाइए, ग्राफ पीछे का मत देखिए, अभी मेरे को देखिए आपके। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कई सारे नवजात बच्चों का, कहने कई सारे इन्फेंट, कई सारे बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। हमने उन इन्फेंट का जो है वो बर्थ वेट लिया, हमने उन बच्चों का हमने जो है बर्थ वेट लिया, हमने जन्म का भार लिया। हमने क्या पाया, हमने पाया ऐसे बच्चे जो 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम के बीच के हैं वो सबसे अधिक संख्या में। 90% बच्चे जो है जिनका जन्म होता है वो 3 kg से 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 ऐसा उनका वजन होता है। 4 किलोग्राम से अधिक वजन के बच्चे जो हैं वो 5% के आसपास है, हमने कहा कम होते हैं। हमने कहा 3 किलोग्राम से कम वजन के बच्चे जो है वो भी 5% के आसपास कम होते हैं। मतलब ये है कि लो बर्थ वेट, सुनिए बात को, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के, लो बर्थ वेट वाले बच्चे कम हैं, हाई बर्थ वेट वाले बच्चे भी कम हैं, लेकिन मीडियम बर्थ वेट वाले बच्चे अधिक हैं। मतलब जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर हैं, लो बर्थ वेट और हाई बर्थ वेट, दोनों कम संख्या में। मतलब गेस्टेशन पीरियड के दौरान, गेस्टेशन के दौरान, गर्भकाल के दौरान कितना मनुष्य के फीटस, ह्यूमन फीटस का कितना वजन होना चाहिए, इसको भी जेनेटिक लेवल पर डिसाइड किया।
प्रकृति ने डिसाइड किया कि वो कितना होना चाहिए, तो 90% केसेस में 3 से लेकर 4 किलोग्राम के आसपास है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन किस कैरेक्टर का हुआ कि भाई बच्चे का फीटस का वेट 3 से 4 के बीच में होना चाहिए, ये नेचुरली सिलेक्ट हुआ। 4 से अधिक कम, 3 से कम वो भी कम। मतलब देयर इज ए स्टेबलाइजिंग कि एक अब और गहराई में गए कि जो 90% बच्चे हैं जो 3 से 4 किलोग्राम वजन के हैं, उनमें सबसे अधिक किस वेट पे 3.5 केजी। अरे 3.5 केजी इज द नॉर्मल, मतलब 3.3, 3.4, 3.5 केजी बर्थ वेट अधिकांश बच्चों, वो 90% में से भी 90% का वेट वो है। मतलब कोई एक पीक है जो सबसे अधिक फेवरेबल है, दैट इज द स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, कि एक पॉइंट को फिक्स कर दिया कि भाई एक्सट्रीम पे नहीं जाना, 3 किलो से कम पर नहीं जाना, 4 किलो से ऊपर पर भी नहीं जाना, आपको 3.5 के आसपास का वहां का एक पॉइंट पकड़ लिया, बीच में रहने का, मीडियन वैल्यू बीच में रहने का, उसको सपोर्ट किया गया नेचुरल सिलेक्शन में। तो क्या हुआ, तो ये ग्राफ बना। ध्यान से बात सुनेगा, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन दिखाई दे रहा है यहां पे को बीच में हमको, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, कि देखिए आप पीक जो है वो नैरो हो गया, यहां पे मीडियम है। जो मैंने कहा ना आपसे कि ये एक्सट्रीम और ये मिनिमम और ये है मीडियम, बीच वाला, बीच वाले कैरेक्टर को जो है वो सपोर्ट किया गया, ना अधिक ना कम, मतलब ठीक बीच में सपोर्ट किया गया। मतलब ये क्या है, ये है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है, यानी ये ऐसा प्राकृतिक चयन है जो स्टेबल है, स्टेबलाइजिंग है जो, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी कहानी पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विस्टन विटिलिया की, बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिम्स की, बात करते हैं कि क्या हुआ कि ये थे व्हाइट मॉथ, यहां थे व्हाइट मॉथ, यहां थे ब्लैक मॉथ, ठीक है, बीच में थे धब्बेदार मोज़ेक पैटर्न वाले जो है वो मॉथ थे। अब क्या हुआ, लगातार पॉल्यूशन इंग्लैंड में बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि ऐसा होने लगा कि व्हाइट मॉथ की संख्या कम होने लगी, ब्लैक मॉथ की अधिक संख्या रहने लगी। मतलब धीमे धीमे जो सबसे अधिक सर्वाइव करने वाले जो मॉथ थे वो शिफ्ट होने लगे, वो वैल्यू शिफ्ट होने लगी, वैल्यू शिफ्ट होने लगी एक दिशा से। यानी क्या हुआ कि पहले व्हाइट मॉथ थे, कुछ चित्तीदार मोज़ेक मॉथ थे, वो धीमे धीमे अब क्या हो रहा है कि वो कहां कौन से मॉथ को बढ़ावा मिल रहा है, ब्लैक मॉथ को, क्योंकि वो अपने आप को कैमोफ्लेज करा पाते हैं, छिप पाते हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक डायरेक्शन है, इसका एक दिशा है इसमें कि भाई ब्लैक मॉथ अधिक जीवित रहेंगे, तो ये एक दिशा में आगे बढ़ गया। इसे बोलते हैं डायरेक्शनल पॉपुलेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक दिशा में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी बात की हमने। फिर अब डिसरप्टिव का मतलब क्या है, डिसरप्टिव का मतलब यह है कि अब यहां पर ऐसा होता है कि केवल 2 एक्सट्रीम सर्वाइव करते हैं, बीच वाला जो मीडियम है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, केवल 2 एक्सट्रीम जो है वो सर्वाइव करते हैं। यहां पे दोनों मिनिमम एंड पे अधिक जीव सर्वाइव करेंगे, बीच वाले एंड पर जो है वो जीव कम जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जब आप एक्सट्रीम की बात करते हैं तो एक्सट्रीम का मतलब यह है कि आप एक्सट्रीम का मतलब ये कि टू मच और टू लिटिल के, तो अब कई नेचुरल सिलेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर जो मीडियोकर है, जो मीडियम कैपेबिलिटी वाला ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो 2 आपको अलग अलग पीक देखने मिलेंगे और दोनों पीक आपको दोनों किनारों पर, यानी जो देखिए अब सिंपल सी बात है, कहीं पर जो है वो कहीं पर कोई इन्वायरमेंटल परिस्थिति में कोई परिवर्तन आया, ठीक है, परिवर्तन ऐसा आया कि जीव जो है वहां टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो अब 2 ही तरह के जीव सर्वाइव कर पाएंगे। एक तो वे जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, दूसरे वे जो जमीन में गहरे घुस जाते हैं और अंदर जाके छिप जाते हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। जो लो टेम्परेचर पर आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर उन्होंने अपना पा लिया, वहां रहने लगे हो। लेकिन जो जमीन पे घूम रहे हैं नॉर्मल, वो गड्ढा खोद के अंदर घुस भी नहीं सकते, मर जाएंगे।
इतना अधिक टेम्परेचर है उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है भैया। हम जो बाकी रेप्टाइल जैसे घुस जाते हैं जमीन के अंदर वैसे घुस नहीं पा रहे हम। चलिए मैमल्स की बात करें हम, कई मैमल्स जो है वो उनको वाटर की सबकी रिक्वायरमेंट है। आप रेगिस्तान में छोड़ दो खरगोश तो मर जाएगा वो थोड़ी ना छिपकली से अंदर घुस जाएगा गहराई में जाके। प्रॉब्लम है कि कैरेक्टर तो थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन चुनौती दे रही है। या तो रेप्टाइल्स बचेंगे या वो एनिमल बचेंगे जो ऊंट के समान है, कैमल है, पानी वाटर स्टोर कर लिया बॉडी के अंदर, इतना वाटर फैट धीमे धीमे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो रेगिस्तान में रह पाएगा? घोड़ा नहीं रह पाएगा। छिपकली रह लेगी पर घोड़ा नहीं रह पाएगा, कैमल रह लेगा घोड़ा नहीं रह पाएगा। प्रॉब्लम है, घोड़े में प्रॉब्लम नहीं है, वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना वो उसको जिंदा रहने के लिए नहीं, वो बोलते हैं नहीं तुम नहीं रह पाओगे। तो दो एक्सट्रीम पे, एक जो सामना कर सकता है वो जिंदा रहेगा, छिप सकता है वो जिंदा रहेगा, जो नॉर्मल था वो खत्म। दो पीक बन गए, डिसरप्टिव पॉपुलेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब एनसीईआरटी का ग्राफ ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपसे पूछता, आपने 3 एनसीईआरटी के ग्राफ को आपने देखा, ये 7.8 फिगर के ग्राफ नंबर ए है, ये ग्राफ नंबर ए है, ग्राफ नंबर बी है, ग्राफ को हमने सी लेवल किया है ना। ठीक है, पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन शो करता है, दूसरा क्या है वो डायरेक्शनल पॉपुलेशन शो करता है, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड शो करता है डिसरप्टिव पॉपुलेशन को शो करता है। ठीक है, अब मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, पहला एग्जांपल ये है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है, there is a ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया है कि वहां पर जो पक्षी वर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, द वर्ड इज हैविंग विंग्स नॉट शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर पक्षी प्रेजेंट है, उनके पंख ना तो छोटे हैं ना बहुत अधिक लंबे हैं, मतलब मीडियम साइज के पंख हैं उनके। दूसरा एग्जांपल है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एरिया के वहां पर जो है, वहां पर जो वर्ड्स प्रेजेंट है, पक्षी प्रेजेंट है, उनके विंग, उनके जो विंग्स हैं, दे आर टू शॉर्ट, आइदर दे आर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। उनके पंख या तो बहुत छोटे हैं या बहुत लंबे हैं। दूसरा एग्जांपल। तीसरा मैंने कहा देयर इज ए ज्योग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, जहां पे वर्ड्स जो हैं, यहां पर वर्ड्स जो हैं वो उनके विंग्स छोटे हैं, दे हैव विंग्स, शॉर्ट विंग्स। ठीक है, इवन दे आर फ्लाइटलेस, उड़ नहीं सकते वो। ठीक है, चलो अब इन तीनों को हम इन 3 ग्राफ पर जोड़ते हैं कि कहां पे किस ग्राफ से किसका संबंध है। बताइए पहले आप बताइए। ठीक है, कि किसको है ना 1 2 3 में कौन सा ए के साथ जाएगा, कौन सा बी के साथ जाएगा और कौन सा सी के साथ जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा ए के साथ जाएगा, कौन सा बी के साथ जाएगा, कौन सा सी के साथ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बताऊं मैं, ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर पक्षियों के पंख ना छोटे हैं ना अधिक लंबे हैं, मतलब ये मीडियम साइज के हैं, मतलब मीडियम कैरेक्टर को टू लिटिल टू बिग के, मतलब ये है कि दोनों एक्सट्रीम के बीच वाले कैरेक्टर को उन्होंने फेवर किया, तो ये हो गया ए, एंड 1 इज ए। ठीक है, ये इसके साथ जाएगा। फिर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर कि पक्षियों के पंख या तो बहुत छोटे हैं या बहुत लंबे हैं। ठीक है, ये कहां जाएगा, डिसरप्टिव में जाएगा, मतलब बीच वाला कैरेक्टर की मीडियम साइज के विंग है उसको फेवर नहीं किया गया, फेवर किया गया या तो बहुत छोटे पंख वाले पक्षी को या बड़े पंख वाले पक्षी को। फिर
एक ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है जहां पर विंग या तो शॉर्ट छोटे पंख हैं या पंख नहीं, उड़ नहीं सकता वो, मतलब मीडियम पंख को बढ़ावा नहीं मिला, लॉन्ग पंख को बढ़ावा नहीं मिला, मतलब कैरेक्टर शिफ्ट कर गया केवल शॉर्ट विंग की ओर, तो ये पिक शिफ्ट कर गया शॉर्ट विंग की ओर। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, मैंने देखा एग्जाम का पैटर्न देखा मैंने, तो एग्जाम में क्या होता है इस ग्राफ के ऊपर, वो जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में लिखा वही पूछें। 2 बार क्वेश्चन आया, दोनों बार उन्होंने अपने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए यहां पे, जैसे मैंने क्रिएट किया है ना। तो फंडा दिमाग में रखना है कि कैरेक्टर दी मीडियम, यानी दोनों एक्सट्रीम के बीच वाला एवरेज कैरेक्टर रहेगा, तो वो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन है। कैरेक्टर एक तरफ अधिक होगा तो डायरेक्शनल है, और दोनों एक्सट्रीम पे कम या अधिक वाले कैरेक्टर अधिक होंगे, बीच वाला कम होगा, तो वो डिसरप्टिव है। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो हम और अधिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे फिलोसफिक जूलॉजिक के बारे में, लेमार्क के बारे में बात करेंगे। तो आज हम यहां पर अपना एपिसोड यही खत्म करते हैं। आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा हमने, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है बेटा, ऑलरेडी आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एपिसोड्स का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.